हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये मेरे चैनल की पहली स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है हॉन्टेड ट्री ऑफ मंगला जोड़ी। आप में से बहुत लोगों ने मंगला जोड़ी का नाम तो सुना ही होगा। मंगला जोड़ी उड़ीसा के खुर्दा जिले में है। वो बेसिकली एक बर्ड सेंचुरी है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि इस जंगल में एक पेड़ है जिसके अंदर एक बुरी आत्मा का वास है, और जो भी कोई उस पेड़ को छू लेता है या फिर उस पेड़ के आसपास से गुजरता है, फिर थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस बात को इग्नोर किया था, लेकिन जब धीरे धीरे इंसिडेंट्स और ज्यादा बढ़ने लगे और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगे, वहाँ पर 7 से 8 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर एक खौफ का माहौल पूरा बन गया था और वहाँ के लोकल लोग शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते, और सूरज डूबते ही वहाँ पर बिल्कुल डर का माहौल हो जाता है। सारी दुकानें बंद और अपने घर से कोई बाहर नहीं निकलता। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी के मेन किरदार का नाम है विनय। विनय जिसे अभी अभी उड़ीसा के खुर्दा जिले में डीएसपी की पोस्ट मिली थी और वो भूतों में बिलीव नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कांस्टेबल के साथ हाईवे पेट्रोलिंग पर निकलता है और हाईवे पर एक सुनसान इलाके को देखकर वो शामू, जो उसका कांस्टेबल था, उससे बोलता है कि यहाँ पर ये सारी दुकानें बंद क्यों हैं और यहाँ पर तो कोई लोग भी नहीं है। उसके इतना पूछने पर शामू उसको उस पेड़ की सारी कहानी बताता है और यहाँ तक कि ये भी बताता है कि उसी गांव की एक छोटी बच्ची के अंदर वो आत्मा आई थी और उस आत्मा ने ये बोला था कि इस साल दशहरे से पहले मैं 21 लोगों की जान लूंगी, और इसी खौफ से वहाँ पर सारे लोगों ने वो गांव खाली कर दिया था। उसकी ये सारी बातें सुनकर विनय उस पर हंसता और बोलता है, यार शामू, तुम इतने एजुकेटेड होकर इन सब बातों पर बिलीव करते हो। फिर उसकी इतनी बात सुनने पर विनय और शामू वापिस से बाइक में बैठते हैं और अपने थाने की तरफ निकल जाते हैं। और थाने पर पहुंचते ही विनय एसपी से बात करता है, सर ये जो मंगला जोड़ी के पेड़ वाला केस है ये मैं सॉल्व करूंगा। और वो बोलता है, सर मुझे इसकी पूरी कहानी पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि भूत वूत ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लोगों का वहम है और इसके पीछे जरूर किसी चोर या डकैत की चाल होगी। उसकी ये बात सुनकर एसपी उसको बोलता है, विनय मैं नहीं चाहता कि तुम आते ही इन सब केसों में फंसो, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस केस को तुम ऐसे ही रहने दो। विनय उसकी बात को सुनकर फिर वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी रात इस बात के बारे में सोचता है। और अगली सुबह वो ये फैसला कर लेता है कि इस केस को सॉल्व तो वो ही करेगा और इस केस के पीछे जो भी चोर या डकैत है उसका पर्दा भी वही फाश करेगा। फिर रात को अपनी ड्यूटी खत्म करते ही वो शामू से उसकी बाइक की चाबी लेता है और उस पेड़ की तरफ निकल जाता है। और जंगल की बाउंड्री से 300 मीटर पहले उसको एक पीसीआर वैन खड़ी मिलती है। वो वैन उसको रोकती है और जैसे ही वो हेलमेट निकालता है तो वहाँ पर हेड कांस्टेबल उसको बोलता है, सर आप यहाँ कहाँ जा रहे हो, आगे सारा डेंजर इलाका है। वो बोलता है कि नहीं, मैं उस पेड़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर खड़ा एक कांस्टेबल बोलता है कि सर आपको वहाँ अकेला जाना सही नहीं है, आप किसी के साथ चले जाओ या हम सब चलते हैं आपके साथ। विनय बोलता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में किसी की जान को खतरा हो। और इतना कहते ही वो वापिस से बाइक को उसी जंगल की तरफ मोड़ लेता है। जंगल में एंट्री लेने से पहले वो हेलमेट उतारकर एक गहरी सांस लेता है और सीधा उस पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ उसको करीब 200 मीटर की दूरी से ही हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है और ज्यादा एक्साइट होकर वो अपनी बाइक की स्पीड तेज करके उस पेड़ की तरफ जाता है और उस पेड़ से करीब 60 मीटर पहले वो अपनी बाइक को रोककर स्टैंड में खड़ी करके उस पेड़ की तरफ जाता है। और वहाँ पर एक व्हाइट शॉल को देखता है जो उस पेड़ में लटकी हुई होती है। उसके मन में ख्याल आता है कि ये शॉल यहाँ पे आई कैसे, लेकिन उस ख्याल को इग्नोर करके वो हंसता है कि लोग इस व्हाइट शॉल से डर रहे थे। सच में इन गांव वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता। और इतना ही सोचता हुआ वो जाता है और उस शॉल को उठा के नीचे गिरा देता है और वापस से अपनी बाइक पे आके बैठता है और फिर अपने आप से ही बोलता है कि मैं कल अपनी पूरी टीम को लेकर आऊंगा और उनको इस शॉल की पूरी कहानी बताऊंगा और फिर ये केस खत्म। फिर वो जैसे ही बाइक को शुरू करता है और आगे की ओर बढ़ाता है तो 100 मीटर चलने के बाद उसको एहसास होता है कि उसकी बाइक में कुछ अबनॉर्मल चीजें होने लगी। उसकी बाइक अचानक से हैवी हो गई और उसको कुछ ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। फिर वो साइड मिरर से देखता है तो हल्का हल्का सा ना फोग जमा होता है साइड मिरर में। फिर वो एक हाथ से बाइक को चलाकर एक हाथ से पूरा फोग को मिटा देता है और फिर उसको यही चेहरा दिखता है अपनी बाइक पे। और ये चेहरा देखते ही विनय की बाइक वहीं पे डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है और जैसे ही विनय नीचे गिरता है वो बेहोश होने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उसकी आंखों के साथ साथ उस पेड़ के आसपास लगी हुई सारी लाइटें भी एक एक करके स्विच ऑफ होने लगती हैं।
अभी जो थोड़ी देर पहले उसने एक चेहरा अपनी बाइक के शीशे में देखा था, वही चेहरा उसको सामने पेड़ में दिखता है, वही हंसती हुई औरत। और उसकी हंसी में ये बात साफ झलक रही होती है कि विनय अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तुझे मरना ही होगा। और विनय भी हिम्मत हार चुका होता है, वो जान चुका होता है कि अब उसकी मौत आ गई है। और इतना सोचते ही सोचते उसकी आंखें पूरी बंद होने ही वाली होती है कि इतने उसको एक पीसीआर के सायरन की आवाज सुनाई देती है और फिर उसकी आंखें पूरी बंद हो जाती हैं। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है और फिर जैसे ही वो वहां से उठने की कोशिश करता है, उसको डॉक्टर रोक लेता है और बोलता है कि सर अभी आप लेट जाइए, आपको पूरे 3 हफ्ते के बाद होश आया है। वो हैरान हो जाता है, 3 हफ्ते? फिर इतने ही उस रूम में फिर उसके माँ बाप आते हैं रोते हुए और उनके साथ साथ एसपी भी आता है। एसपी विनय से बोलता है कि विनय मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम वहां चले गए। फिर वो विनय से पूछता कि उसने वहां पर क्या देखा। फिर विनय उसको पूरा बताता कि उसका उस औरत से आमना सामना हुआ था और वो हिम्मत बिल्कुल हार चुका था, उसने अपनी मौत अपने सामने देखी थी। फिर वो एसपी से पूछता है मैं यहाँ कैसे आया, तो एसपी उसको बताता है वहां पर पीसीआर में जैसे उस कांस्टेबल ने तुम्हें रोका था और तुम नहीं रुके थे, फिर उसने मुझे फोन किया था और फिर मैं और पूरी टीम उस जंगल के अंदर गए थे तुम्हें देखने के लिए। और वहां पर हमने तुम्हें जमीन पर बेहोश देखा और तुम बिल्कुल ही लहूलुहान हो चुके थे और फिर हम तुम्हें यहाँ पर लेके आ गए। फिर वो एसपी को पूरा बताता है कि कैसे उसने उस पेड़ पर एक सफेद शॉल को देखा और फिर उसके बाद वो समझ रहा था कि उस सफेद शॉल से सारे गांव वाले डर रहे थे और इतना ही सोचता वो अपनी बाइक की तरफ आया। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसकी बाइक हैवी हो गई थी। फिर उसने अपनी बाइक के साइड मिरर को साफ कर उसमें उस औरत का चेहरा देखा था और जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा उसकी बाइक उसी टाइम डिसबैलेंस हो गई और वो बेहोशी की हालत में आ गया था। फिर उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं, उसको सिर्फ उस औरत का हंसता हुआ चेहरा याद था। और ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद हर दिन वो औरत उसको रात को उसके सपने में आके हॉन्ट करती थी, उसको डराती थी और ऐसे ही 2 से 3 महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन वो अपने पंडित के पास गया, उसने उसको सारी कहानी बताई। फिर उसने उसको एक धागा बांध दिया था हाथ में और उसके बाद जो उसको सपने आते थे उस औरत के, वो धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन अभी भी उसको कई बार वो औरत सपनों में आके हॉन्ट करती है, लेकिन अब वो उड़ीसा के खुर्दा जिले में नहीं रहता, वो अपने माँ बाप के साथ कहीं दूर चला गया था और फिर उसने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर उस मंगला जोड़ी की तरफ नहीं देखा था। हाँ तो दोस्तों यही थी आज की कहानी और इस कहानी का नाम है द हॉन्टेड ट्री ऑफ मंगला जोड़ी। अब आप लोगों को इस कहानी का जो भी पार्ट अच्छा लगा उसको नीचे कमेंट करें और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।